इसका जो डिपेंडेंस है टी पे, टी टू दी पावर यहाँ पे मान के चलते हैं कुछ n। ठीक है, तो इस n की वैल्यू क्या है ये आज हम लोग डिराइव करके निकालेंगे। ठीक, चलो। ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एनर्जी इक्वेशन से, क्योंकि एनर्जी की बात करनी है हमको, है ना, एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, एनर्जी इक्वेशन क्या थी? एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने की है सेकेंड यूनिट में, जब हम लोगों ने जूल थॉमसन इफेक्ट किया था उस टाइम भी हम लोगों ने एनर्जी इक्वेशन देखी थी। कैसी होती है एनर्जी इक्वेशन? डेल यू ओवर डेल वी फॉर कांस्टेंट टी इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी वी माइनस पी। ये इक्वेशन ध्यान आ रही है आप लोगों को? बताइए, ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत अनफेमिलियर सी लग रही है? आ रही है ध्यान। हाँ, बाकी जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है जो पहला टर्म है, ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी। इसको मैं स्मॉल यू भी लिख सकता हूँ। स्मॉल यू क्या दिखाता है? एनर्जी डेंसिटी दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया यू इक्वल्स टू टी डेल पी ओवर डेल टी वी माइनस पी। ठीक है, हमको एक रिलेशन और पता है रेडिएशन के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। पी इक्वल्स टू क्या होता है? यू अपॉन थ्री फॉर ब्लैक बॉडी, है ना। पी इज इक्वल्स टू यू बाई थ्री फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या मिल सकता है हमको। डेल पी ओवर डेल टी, इसको हमने डेरिवेटिव ले लिया, डेल पी ओवर डेल टी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमको। इक्वेशन वन में जो टर्म आ रही है डेल पी ओवर डेल टी और कांस्टेंट वी, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है हमें। उसको रिप्लेस करने के लिए हमने इस फॉर्मूला को यूज किया, पी इक्वल टू यू बाई थ्री। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? इक्वल टू वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, वैसा का वैसा रहेगा। बनेगा क्या? डेल यू ओवर डेल टी। ये स्मॉल यू है, स्मॉल यू और कैपिटल यू में डिफरेंस ध्यान रखना। स्मॉल यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी, और कैपिटल यू क्या है? एनर्जी। ठीक, डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इक्वेशन टू हो गया ये। ठीक, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, डेल पी ओवर डेल टी की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे टू से उठा के। ठीक है, सो यूजिंग वन एंड टू, क्या मिल जाएगा हमें वन एंड टू को यूज करके? u इक्वल टू टी बाई थ्री डेल यू ओवर डेल टी कॉन्स्टेंट v माइनस का p। ठीक है, p की जगह पे वापस से यहाँ पे रख देते हैं जो हमें चाहिए, u बाई थ्री। ठीक, माइनस u बाई थ्री। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस में केवल क्या क्या बच गया? टेम्परेचर बचा है और एनर्जी बची है, केवल दो टर्म्स बची है आपके पास, बाकी सब चला गया, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसी में रिलेशन हमको चाहिए था, तो यहाँ से जो रिलेशन हमको चाहिए था वो आराम से मिल जाएगा। ठीक, सो राइट साइड से u को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या बन जाएगा? u प्लस यू बाई थ्री, ये बन गया फोर बाई थ्री यू। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? टी बाई थ्री डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा यहाँ से आपका डी यू ओवर डी टी। ठीक, इक्वल टू फोर यू अपॉन टी। ठीक है, यहां से वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसको यूज करके क्या हो जाएगा? डी यू ओवर यू इक्वल टू फोर, या फिर इससे बेहतर रहेगा कि इसको इंटीग्रेट कर दें, लॉग लेके, लॉग ले लेते हैं इसका, वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। फोर एल एन टी हो जाएगा इधर।
लॉग चलो अपने आप आ ही जाएगा, लॉग लेने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देख लेते हैं, चलो इंटीग्रेट करते हैं पहले, उसके बाद देखा जाएगा। डी टी ओवर टी इंटीग्रेट करेंगे, लॉग अपने आप ही आ जाएगा, लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेट कर दिया इसको, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का log x, ये आ जाएगा ln u, इधर आ जाएगा 4 ln t, ठीक है, प्लस में आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को भी हमने log की फॉर्म में ले लिया, जिससे हमको इजी पड़ जाएगा उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। सो यहां से क्या बन गया, ln u, ये हो गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेट 1/x का हो जाएगा log x, ठीक है। ln u इक्वल्स टू ln t टू द पावर 4 प्लस ln a, ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया, ln a इंटू टी टू द पावर 4। ln a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक। लेफ्ट साइड में मिल गया ln u। अब क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से लॉग चला जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल। तो क्या मिल गया हमको, u इक्वल टू a टी टू द पावर 4, ठीक है। आ गया इक्वेशन u इक्वल टू टी टू द पावर 4, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। हमको चाहिए रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब रेट ऑफ एनर्जी पर सरफेस एरिया, ठीक है। किसी यूनिट वॉल्यूम से जो इंटेंसिटी पास हो रही है, यूनिट वॉल्यूम से जो एनर्जी पर सेकंड पास हो रही है, वो चाहिए हमको, ठीक है। ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ठीक है। यहां से हमको ये मिल गया। लेकिन एक बात सुनो, जब एनर्जी डेंसिटी टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो भी टी टू द पावर 4 की प्रोपोर्शनल होगा, है ना, क्योंकि एरिया और टाइम उसका टेम्परेचर से तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक। तो सेम प्रोपोर्शनैलिटी किसके लिए फॉलो होगी, क्योंकि एनर्जी जो है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो कितना है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर एरिया, ठीक है। ये कितना है, ई, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये प्रोपोर्शनल होगा हमेशा यू के, होगा या नहीं होगा, जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है उतनी तो फ्लो होगी, जितनी जनरेट हो रही है उससे कम या ज्यादा तो फ्लो होगी नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी लगभग लगभग उतनी ही रहेगी टेम्परेचर पे, केवल क्या चेंज हो जाएगा, जो कांस्टेंट है साथ में वो कांस्टेंट चेंज हो जाता है। ये जो यहाँ पे ए आ रहा है प्रोपोर्शनैलिटी का, ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ई प्रोपोर्शनल टू यू है, सो ई इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ऊपर कांस्टेंट ए था, यहाँ पे आ गया सिग्मा, ठीक है। इसी सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। हियर E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू, बोलो, टोटल रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, ठीक है। पर सेकंड इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पर सेकंड वाली बात तो इस रेट में ही आ गई। रेट का मतलब ही क्या होता है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू यूनिट टाइम। रेट के अंदर क्या आ गया, पर सेकंड। रेट का मतलब अपने आप ही हो गया पर सेकंड, इसलिए वो अलग से दिखाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने केवल अलग से क्या लिख दिया, यूनिट एरिया लिख दिया, ठीक। टी क्या हो गया, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द कैविटी। जिस ब्लैक बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो कैविटी का जो टेम्परेचर है वो हो गया टी, ठीक। और सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक। इसकी वैल्यू होती है बेटा 5 पॉइंट, ऑटो चेंज करने लगता है, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स देख लो, एनर्जी पर यूनिट एरिया, सॉरी, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा, जूल पर
मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। और इधर क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर की पावर 4 है केल्विन में, तो ये नीचे चला जाएगा तो पर में क्या आ जाएगा, केल्विन की पावर 4 भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। और सिग्मा और ए में जो रिलेशन था, सिग्मा और ए में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल से आता है रिलेशन, ठीक। ए और सिग्मा में क्या रिलेशन है ये देख लीजिए। सिग्मा इक्वल टू सी ए बाई 4, ठीक है। दोनों कॉन्स्टेंट्स ही हैं, कॉन्स्टेंट में यहाँ पे एक सी आ गया साथ में और एक नीचे 4 आ गया, ठीक है। इनमें रिलेशन ये रहता है, ये रिलेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए इन केस, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में केवल आपका ये रिलेशन आएंगे, ई इज इक्वल टू सिग्मा टू पावर 4, सिग्मा टी पावर 4, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है किसी को इस डेरिवेशन में तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया, छोटा सा डेरिवेशन है। एनर्जी इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया, ये आपको याद रहनी चाहिए एनर्जी इक्वेशन। उसके बाद केवल क्या किया, डेल पी ओवर डेल टी जो था उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, पी इक्वल्स टू यू बाई 3 को यूज करके, ठीक है। उसके बाद सब केवल कैलकुलेशन है, इंटीग्रेट किया भर है। सो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ गया टेम्परेचर के साथ, टी टू द पावर 4। सेम रिलेशन रहेगा रेट ऑफ फ्लो के लिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक। सबके कमेंट्स नहीं आ रहे, मुझे कमेंट चाहिए कि समझ में आया सबको या नहीं आया। ठीक है, ठीक, चलो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल ट्रिवियल है, स्टैंडर्ड है, इसलिए सीधे सीधे पूछने का चांस रहेगा। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कितना होगा, रेडिएशन एट रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा। रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टी इक्वल टू 300 केल्विन होता है ना, 27 डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर 300 केल्विन कह लो, ठीक है। सो यहाँ से जो आपका रेडिएशन है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू पुट कर देंगे 5.67 टेन टू पावर माइनस 8, और टी की जगह पे क्या जाएगा 300 उसकी पावर 4। तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 459.4, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है इसलिए मैंने कराया, एमसीक्यू में हो सकता है 460 लिख के दे देती, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैलकुलेट करने मत बैठना वहां, रूम टेम्परेचर पे कितना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, 460 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इस चीज से। अब इमेजिन करो जो हमारी ब्लैक बॉडी है, ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पास में एक दूसरा एनवायरनमेंट है जिसका टेम्परेचर उससे कम है, ठीक है। सो किसी सिस्टम की कूलिंग किस तरह से होगी, ठीक है। तो ये कूलिंग जिस तरह से होती है, जैसे कोई भी गर्म चीज हमने किसी कमरे में रखी, ठीक है, उस गर्म चीज का अपना एक टेम्परेचर है T1, है ना। कोई भी हॉट चीज हमने कमरे में रखी, जैसे चाय का कप ही रख दिया, उसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर होगा कोई T2, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है, ठीक है, किसी T1 टेम्परेचर की वैल्यू चीज को जब हम T2 टेम्परेचर के कमरे में रखेंगे तो क्या स्टार्ट होगा, कूलिंग स्टार्ट होगी या गर्म होना स्टार्ट होगा चाय का कप। आप गर्म चाय को अगर कमरे में रखोगे तो क्या होगा, गर्म होगी या ठंडी होगी। चाय से हीट कमरे में जाएगी, है ना, हीट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, है ना। तो चाय से हीट कमरे में जाएगी और चाय का कप ठंडा होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है ये किस तरह से होता है ये हमें स्टीफेंस लॉ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। चाय का कप गर्म है, ज्यादा गर्म है तो जल्दी ठंडा होगा, कम गर्म है तो देर में ठंडा होगा, ऐसा कुछ है क्या, कितना गर्म है इस पे कुछ रिलेशन डिपेंड करता है या नहीं करता,
ये हमें बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो डिराइव होता है इसी से, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, डिराइव हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। ठीक है, स्टीफेंस लॉ से ही आता है वो भी। तो हम लोग देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कोई चीज किस तरह से ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी होने में कितना टाइम लगता है, क्या रेट रहता है ठंडे होने का। ठीक, रेट किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीजें हमें इससे देखने को मिली। ठीक है, चलो। सो मान के चलते हैं कि जो हॉट बॉडी है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T1। ठीक है, और जो एनवायरमेंट है, जो कोल्ड एनवायरमेंट है जिसमें वो रखी हुई है, उसका टेम्परेचर क्या है, T2। ठीक है, सो इस जो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या होगा, हीट रेडिएट होगी, रेडिएशन ऑफ हीट होगा यहाँ पे, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ठीक है, इस रेडिएशन की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया साथ में ले लेंगे, अभी यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी पर टाइम। ठीक, इसको रेट बोल सकते हैं, तो मैं इसको आर से दिखाता हूँ, छोड़ो। रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड पर सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, चलो पर सेकंड यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, E इक्वल्स टू सिग्मा, ये हो जाएगा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4, साथ में आ गया एरिया। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट्स क्या लिए, केवल पर सेकंड लिए, पर एरिया नहीं लिया हमने, इसलिए ए से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, क्योंकि यूनिट्स केवल पर सेकंड की हैं, जो एरिया जो डिवाइड में है वो उसको हम इधर ले गए। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा एक को इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ठीक है, एंड T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, क्या लगा दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, केवल कुछ खास तो किया नहीं है ना, केवल स्क्वायर वाले में जो जिस टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं वो भी स्क्वायर थी, सिर्फ इतना ही है यहाँ। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वही किया यहाँ पे केवल। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं, और ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सिग्मा T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है ना, चलो आगे एक हमने मीन टेम्परेचर माना, एक मान लेते हैं मीन टेम्परेचर। सपोज मीन टेम्परेचर इज, मीन टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपका मीन टेम्परेचर। समझ आ गया, तो ये अगर मीन टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस, जहां पे T1 एंड T2 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनकी वैल्यू क्लोज है। ठीक, उस केस पे क्या होगा, ए सिग्मा T1 माइनस T2, तो ये जो पूरा टर्म है ना, T1 प्लस T2, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, इसको पूरे को हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेट करके T टू द पावर 3। ठीक है, चलो यही हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ठीक है ना। यहाँ पे ई क्या है, जो कि एनर्जी रेडिएट हो रही है हॉट बॉडी से, ठीक है। ए क्या है, उसका सरफेस एरिया, सिग्मा कांस्टेंट है। T1 टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी, T2 टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड एनवायरनमेंट, टी क्या है, दोनों का एवरेज या फिर मीन। फिर से बताना है, देख लो बेटा, फिर से देख लो। किसी भी हॉट चीज को किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो क्या होगा, ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। वो ठंडी क्यों होती है, क्योंकि हीट गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ट्रांसफर होने लगती है, ठीक है। जहां पे कोई मीडियम नहीं है वहां पे ये हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस से होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। सॉलिड्स पे कंडक्शन के थ्रू होगा, लिक्विड्स और गैसेस में कैसे होगा, कन्वेक्शन के थ्रू में होगा, ठीक है। और लेकिन विदाउट जो मीडियम की बात करेंगे, जहां पे वैक्यूम होता है वहां पे ये प्रोसेस कैसे फॉलो होगा, रेडिएशन से, ठीक है। तो वो जो रेडिएशन है वो कितना होगा, ये अभी हमने निकाला था स्टीफन्स लॉ से, E इक्वल टू सिग्मा T⁴ होता है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस लेना है ना। तो कितना हो जाएगा, T⁴ माइनस T⁴ एरिया से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो पर सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ले रहे हैं हम केवल, ठीक है, पर यूनिट एरिया नहीं ले रहे हैं। जो बॉडी का जो सरफेस एरिया था उसको हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ, ठीक है। इसको ओपन कर दिया, ये क्या है, A² माइनस B², ठीक। अगर मैं T1² और T2² की बात करूँ तो इनके फॉर्म में क्या है, ये फॉर्मूला A² माइनस B², उसको मैंने ओपन कर दिया, ये बन गया T1² माइनस T2² इंटू में T1² प्लस T2²। इसके नीचे तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया ये जो एनर्जी रिलीज की किसी बॉडी में, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर हमको इसको थोड़ा और सॉल्व करना है। समझ लो उस बॉडी का मास था m, ठीक है। मास क्या था, m था, ठीक। बॉडी का मास था, इधर लिख लेता हूं। अगर लैब में परफॉर्म करना पड़ जाए आपको कि स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं इसी से, ठीक है। यहाँ पे लैब में जो आपको करना है उसमें स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, वहां पे केवल आपको स्टीफन लॉ को वेरीफाई करना है। आपको केवल ये दिखाना है कि E इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालनी रहती, ठीक। यहाँ पे हमें केवल ये निकालना कि जो प्रोपोर्शनलिटी है ये पावर 4 की है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट निकालने वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें वैल्यू कैसे निकलती है वो देख लेते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा T⁴, ठीक। जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वहां से, जो एनर्जी रिसीव हुई वो कितनी है, E0 इक्वल टू सिग्मा T⁴, ठीक है। तो यहां से E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E0 इक्वल टू 1 एंड 2 की जगह पे 1 एंड 0 ले दिया है, ठीक है। जैसा नोटेशन आपको बुक में मिलेगा वो मैं ले रहा हूँ, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। साथ में एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴, ठीक है। अगर यहाँ पे बॉडी का मास है A, ठीक, मास ऑफ द बॉडी क्या है m, ठीक है। उसका स्पेसिफिक हीट कितना है, स्पेसिफिक हीट S, ठीक है। सो ये जो E है, E क्या है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो ही तो है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा सिंपली ms। ये जो पूरा है इसमें हमने अगर A से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, केवल और केवल रेट ऑफ एनर्जी फ्लो बन गया, है ना। यहाँ पे तो क्या था, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, यहाँ पे हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी डायमेंशन क्या रह गई है, जूल पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड, ठीक है।
तो एनर्जी पर सेकंड को हम इसकी टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, एम और एस की टर्म्स में, एम एस डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। लिख सकते हैं नहीं, ले बताओ। ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया एनर्जी, नीचे वाला हो गया टाइम, तो ये हो गया एनर्जी पर टाइम। अरे एंट्रोपी पे कहाँ जा रहे हो बेटा, एंट्रोपी की बात कहाँ आ गई यहाँ, इधर उधर दिमाग मत चलाओ, अभी जो बता रहे हैं उतना सोचो। ठीक है प्रियांशु, इसमें कोई डाउट है, यह है एनर्जी अपॉन टाइम, ये ठीक है। बोलो भाई, एनर्जी अपॉन टाइम है ना ये, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। सब लोग चले गए क्या क्लास से? जी सर। ओके सर। चलो करन तो है। क्या हो गया, कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा? आए कमेंट आए, ठीक है। एनर्जी पर टाइम है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एम एस डी टी ओवर डी टी। ठीक है, डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी था, उसको मैंने डी टी ओवर डी टी लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ए टी वन टू दावर फोर माइनस टी जीरो टू दावर फोर। ठीक है, फोन हैंग हो गया, अच्छा। सो यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू एम एस अपॉन टी वन टू दावर फोर माइनस टी नॉट टू दावर फोर, ठीक है, इंटू डी टी ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ पे टी वन क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, डी टी ओवर डी टी क्या है, यह है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को करने का तरीका क्या होगा इसका, एक, वैसे ये है नहीं लैब में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई एक मास लिया हमने किसी बॉडी का जिसको हमें गर्म करना है, ठीक है, उसको हमने गर्म कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। ठीक है, तो बॉडी का मास हमें नोन है, ठीक, मास नोन है, ग्रीन पेन ले लेते हैं, मास नोन है। ठीक है, बॉडी हमें पता होगा हमने किस चीज को लिया है, जैसे कॉपर का पीस ले लिया तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट हमें पता रहता है, तो एस भी पता होगा, है ना। दूसरा, उसको हमने टी वन टेम्परेचर तक गर्म कर लिया। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी क्या हो गया, टी वन। जिस कमरे में हमने उसको ठंडा होने के लिए रखा है उस कमरे का टेम्परेचर क्या हो गया, टी नॉट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, टी वन टेम्परेचर तक उसको गर्म करके रखा, ठीक, और हाथ में स्टॉप वॉच लेके बैठ गए, स्टॉप वॉच लेके बैठ गए, हमने उसकी ठंडा होने का रेट निकाल लिया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो हमको डी टी ओवर डी टी मिल गया। ठीक है, सारी चीजें मिल गई, वैल्यू रखो और सिग्मा का वैल्यू निकाल लो। समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, सब लोग बताओ मुझे। अभी जो मैंने बताया एक्सपेरिमेंटली अगर सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई? एम को मेजर कर लेंगे, जो मटेरियल होगा उसका एस हमें पता ही रहेगा। ठीक है, टी वन टेम्परेचर है, जितना हमने उसको गर्म किया उतना टेम्परेचर टी वन। टी नॉट टेम्परेचर किसका है, जिस कमरे में हमने उसको ठंडा होने के लिए रखा, वहां पे एक रूम टेम्परेचर हम ले लेंगे थर्मामीटर से।
है ना। m मास को, किसी पीस को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया T1 टेम्परेचर तक गर्म करके, ठीक है। अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, T1 टेम्परेचर से ठंडा होके वो T0 टेम्परेचर तक जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ टाइम लगेगा ठंडा होने में, तो वो टाइम हमने किससे निकाल लिया, स्टॉप वॉच से। जैसे ही T1 टेम्परेचर तक गर्म किया था, हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, ठीक। जैसे ही T0 पे आ गया, वैसे ही हमने उसको ऑफ कर दिया, ठीक है। उससे हमें क्या मिल गया, टोटल टाइम को हम टोटल टाइम से इस टेम्परेचर डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, dt ओवर dt मिल जाएगा। सारी की सारी चीजें मिल गई, केवल फॉर्मूला में लगाओ और सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, हमने ई और टी में रिलेशन निकाल लिया, ठीक। तो इसी से थोड़ी सी हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, ई और टी की रिलेशन से दो तीन वैल्यूज निकाल लेते हैं। जल्दी जल्दी ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको देखो, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के पर्पज से, वरना मैं इसको नहीं कराता। अगर एमसीक्यू में नहीं हो रहा होता तो ये क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एमसीक्यू में आ रहा है, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लो। P इज इक्वल टू क्या है, एक सेकंड, हिचकी आ रही है, जरा सा मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है। 2 मिनट वेट करो, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। ठीक, तो हमारे पास था P इक्वल्स टू यू बाई 3, है ना। शुरू से हम इसी को पीछे पड़े हुए हैं। सो u की वैल्यू हमको क्या मिल गई है, a t टू द पावर 4, ठीक है। सो एक रिलेशन यहाँ से हमें मिल गया 1/3 a t की पावर 4, ठीक है। P इक्वल्स टू 1/3 a t टू द पावर 4, ठीक है। एमसीक्यू के पर्पज से ये पूछा जा सकता है, चार वैल्यूज रख देगा अलग अलग, वो 1/3 है, एक में 1/4 रख दिया, ठीक है। तो सही टिक करना रहेगा, इसको आप चूज कर लेना। सेकंड, कैपिटल यू क्या होता है, U इंटू वी, ठीक है। टोटल जो एनर्जी है वो कितनी है, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए वी t टू द पावर 4, ठीक है। सो आप वैल्यू देख लो कि उसने एनर्जी की पूछी है या एनर्जी डेंसिटी की पूछी है, मेंशन रहेगा वहां पे, ठीक है। एनर्जी की पूछी है तो क्या हो जाएगी, ए वी t टू द पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, सीवी, सीवी की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा, हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, du ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। du की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखी ऊपर, a v t टू द पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल a v t टू द पावर 4 ओवर डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर ले आए,
इन दोनों को बाहर लेके आ गए, बचा क्या अंदर, टी टू द पावर 4, ठीक है, डेल टी टू द पावर 4 ओवर डेल टी। तो यहां से क्या मिल गया, 4 AV टी क्यूब, ठीक है। सही है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। सीधे सीधे वैल्यू पूछ देगा, सीवी की वैल्यू क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना 4 AV टी क्यूब, अगर ध्यान नहीं रहता है तो निकालना आपको पता ही है, केवल उसको आपको डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर के साथ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, सीवी पूछ लिया तो एंट्रोपी भी पूछ सकता है। एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to T, ठीक, 1/T। ऊपर क्या था, डेल क्यू, डेल क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, डेल क्यू होता है यहाँ पे, तो डेल क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, सीवी डी टी। नीचे क्या है, टी। अब सीवी का वैल्यू अभी निकाला था, कितना था, 4 AV टी क्यूब। नीचे क्या आ गया, टी, ये बन गया डी टी, ठीक है। तो टी से टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, टी क्यूब बनेगा और नीचे थ्री आ जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ से, 4/3 AV टी क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट हो गया आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस टी एस। यू माइनस टी एस होता है ना, यू का वैल्यू हमने अभी भी निकाला, टी तो अपने आप में टी है ही, एस का वैल्यू भी अभी भी निकाला। सबको पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू क्या था, ए वी टी की पावर 4 माइनस टी इंटू एस का वैल्यू अभी क्या निकाला है, 4/3 AV टी की पावर 4, ठीक है। तो ये पावर पावर 3 इंटू टी मिल क्या बन गया, पावर 4 बन गया, ठीक है। ए और बी तो है ही, सो 1 - 4/3 हो गया बेसिकली। 1 - 4/3 करोगे तो क्या मिलेगा, -1/3 मिलेगा, -1/3 AV T4, ठीक है। कोई डाउट, फाइनल बचता है हमारा जी, ठीक है। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ प्लस पीवी। एफ प्लस पीवी का वैल्यू रख दो, यहां से क्या हो गया, एफ का वैल्यू अभी भी निकाला, -1/3 AV T4, ठीक है। प्लस पी का वैल्यू क्या होता है, पी का वैल्यू होता है U/3। यू का वैल्यू क्या होता है, ए टी की पावर 4, ठीक है। ये U/3 वाला 3 नीचे रख दिया, साथ में क्या था, वी, तो वी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया -1/3, क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए क्या होती है, 0 फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रहेंगे, ध्यान नहीं भी रहते तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको केवल ये रिलेशन पता है, कितना, P इज इक्वल टू U/3 एंड U इक्वल टू A⁴, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो आप सारे निकाल सकते हो 2 मिनट के अंदर, है ना। आपको अगर कुछ ध्यान नहीं भी रहता तो आप एकदम से निकाल दो, केवल आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा होना चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े या इतना ही रखें, ज्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे, 2 क्लास लायक ही बचा है, फिर बाद में ही करते हैं, ऐसा करें, है ना। जब बताओ कंटिन्यू करें, क्योंकि क्लास को तो आधे घंटे हुआ, आधे घंटे तो बकवास करी थी। गला सा सूख रहा है यार, बोल बहुत दिया आज, पता नहीं क्या, इसलिए बोल रहा है।
कल तो है नहीं क्लास, परसों करते हैं फिर, ठीक है? परसों सुबह 9 बजे, ठीक है? परसों सुबह 9 बजे। कल वैसे अमित सर ने बुला ही लिया तुम लोगों को, लेकिन फेयरवेल में तो वो भी इनवाइटेड है, फेयरवेल में रहेंगे वो भी। 1 बजे तक, 12 बजे तक तो क्लास मुश्किल ही हो पाएगी मुझे लग रहा है। चलो मैं बात कर लूंगा उनसे जो भी है, ठीक है? देख लेंगे, बता देंगे आपको जैसा भी रहेगा, ठीक है? चलो, और ये जो टाइम टेबल वाला नोटिस था ये पूरा मैं आपको बना के डाल दूंगा एक अलग से। कहाँ गया? ये है, ये जो पूरा नोटिस है ये मैं आपको डाल दूंगा बना के, पूरा का पूरा। वैसे आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अरे हुआ कि नहीं? ठीक है, चलो। चलो फिर कल परसों मिलते हैं, सॉरी, ठीक है? फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स लैब आना है, बिल्कुल आना है, ठीक है? और उन लोगों को तो आना ही आना है जिनको मैंने अभी प्रेजेंट करने के लिए बोला है, ठीक है? सबसे पहले तो उनका आना जरूरी है, क्योंकि बाकी तो जब समझ लेंगे तो उसके बाद ही आएंगे, ठीक? सो फ्राइडे सैटरडे को लैब के हिसाब से उन लोगों को आना है जिन लोगों को प्रैक्टिकल समझने हैं अभी, औरों को समझाने के लिए, ठीक है? बाकी लोग तो क्लास लेने के लिए तो आएंगे ही आएंगे, क्लास लेने तो सबको आना है, केमिस्ट्री वाली, ठीक? तो सब लोग आ ही जाए, इससे अच्छा। चलिए, मिलते हैं फिर परसों।